हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पर, जहां पर आप लोगों को यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड तकरीबन 2000 क्वेश्चन का एक पी वाई क्यूज़ का सेशन चलाया जा रहा है, जहां पर आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर के साथ साथ उस पर पूरा एक्सप्लेन आप लोगों को मिल जाएगा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि पेपर आप लोगों का अगस्त में है और इस बीच आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा पेपर सॉल्व करेंगे वही आप लोगों को एग्ज़ाम में बेनिफिट देने वाला है। और साथ ही साथ इस पूरे सेशन का जो पीडीएफ रहने वाला है वो आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल साइंस नेट अचीवर पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है कैथन वाल्स के नव यथार्थवाद का मुख्य तर्क यह है कि, यानी कि कैथन वाल्ट का जो नव यथार्थवाद से संबंधित जो उनका तर्क है वो क्या है। इसमें जो आप लोगों का पहला ऑप्शन है वो है संरचनाएं कर्ता की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ऑप्शन बी है संरचनाओं की तुलना में कर्ता ज़्यादा अहम भूमिका अदा करते हैं। ऑप्शन सी है मानवीय प्रकृति राजनीति में महत्वपूर्ण तत्व है। और ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय रचनाओं द्वारा आरोपित प्रतिबंधों को अभिभूत कर लेते हैं। तो गाइज़, आप लोगों के सामने चारों ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, तो फटाफट इसके आंसर को आप लोग बताएं कि कैथन वाट्स के नव यथार्थवाद का मुख्य तर्क क्या था। तो चलिए आंसर को देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो संरचनाएं कर्ता की अपेक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। तो गाइज़, चलिए थोड़ा सा हम डिटेल्स में जानने का प्रयास करते हैं कि नव यथार्थवाद होता क्या है। तो गाइज़, यहाँ पर सबसे पहले आपको बता दें कि नव यथार्थवाद को संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहा जाता है। अगर कहीं पर संरचनात्मक यथार्थवाद हो तो आप लोग समझ जाए कि वो नव यथार्थवाद के बारे में ही बात किया जा रहा है। तो नव यथार्थवाद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक सिद्धांत है जो कहता है कि शक्ति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण कारण है। यानी कि नव यथार्थवाद की जब बात हो तो वहाँ पर आप लोगों को समझना होगा कि यहाँ पर जो शक्ति के बारे में बात हो रही है और ये भी बात हो रही है कि जो शक्ति है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इसे सबसे पहले कैनन वाट्स ने 1969 की अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उल्लिखित किया था। उससे पहले किसी ने इस शब्द को प्रॉपर उल्लेखित नहीं किया था। नव उदारवाद के साथ साथ नव यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के दो सबसे प्रतिभाशाली समकालीन दृष्टिकोण में से एक है। यदि दो दृष्टिकोण पिछले 3 दशकों से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर हावी रहे हैं। गाइस, यहाँ पर जो नव यथार्थवाद है वो अमेरिकी राजनीति विज्ञान से उभरा है। जो कैनेथ वाट्स थे वो अमेरिका के फिलोसफर थे। तो नव यथार्थवाद जो है वो उत्तरी अमेरिकी राजनीति विज्ञान से उभरा है और इसे E.H. कार, हेल्स मार्गेंथेउ और रीन होल्ड्स निबूहर की शास्त्रीय यथार्थवादी परंपरा को पुनर्निर्मित किया है। गाइज, यहाँ पर बात करते हैं यथार्थवाद से रिलेटेड कि यथार्थवाद से क्या क्या चीज़ें निकल कर बाहर आई। तो यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले ऊपर नव यथार्थवाद या संरचनात्मक यथार्थवाद पढ़ ही लिया। आगे आप लोग जो हमारे जो आगे के वीडियो आएंगे उसमें आप लोगों को क्लासिक यथार्थवाद, नव उत्कृष्ट यथार्थवाद, आक्रामक यथार्थवाद, रक्षात्मक यथार्थवाद, उदार यथार्थवाद और रणनीतिक यथार्थवाद पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं और हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है अपने पड़ोसी देशों के प्रति भारत की नीति का अपारस्परिकता सिद्धांत किस बात का विचार करता है। तो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। चलिए आंसर देखने से पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लेते हैं कि अपने पड़ोसी देशों के प्रति भारत की नीति का अपारस्परिक सिद्धांत किस बात का विचार करता है। यहाँ पे आप लोग किस बात पर विचार करता है भी समझ सकते हैं कि भारत जो है, भारत की जो नीति है वो अपने पड़ोसी देशों के प्रति किस सिद्धांत पर विचार करता है। वो यहाँ पर आप लोगों के सामने ऑप्शन ए है पड़ोसी देशों के प्रति
महत्व की योजना, पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिकता के सिद्धांत, संबंधों को सुधारने के प्रयत्न, दक्षिण एशियाई संदर्भ में गुटनिरपेक्ष नीति का रुख, और ऑप्शन डी है पड़ोसी देशों को अनुशासित करना। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो है पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिकता के बिना संबंधों को सुधारने में प्रयत्न करना। ये भारत की नीति है जो अपने पड़ोसी देशों के प्रति संबंध करने से पहले वो इन चीज़ों पर ध्यान देती है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल्स में समझने का प्रयास करते हैं। भारत ने वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय एकीकरण की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए नेबरहुड फर्स्ट नीति को वर्ष 2005 में प्रारंभ किया था। और ये जो नेबरहुड फर्स्ट नीति का अर्थ है वो है अपने पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने से है, अर्थात पड़ोसी पहले। उल्लेखनीय है कि यह सॉफ्ट पावर पॉलिसी का ही एक माध्यम है जो इस वक्त भारत अपनी तरफ से दिखाता चला आ रहा है। तो गाइस हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सन 2007 में नई दिल्ली में आयोजित 14वें सार्क शिखर सम्मेलन ने किस पर जोर दिया। आप लोगों के सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अंतर क्षेत्रीय संयोजन सुधारना, सार्क के अंदर द्विपक्षीयता के प्रति वचनबद्धता, अन्य क्षेत्रीय संगठनों के साथ सार्क को जोड़ना, सार्क की सदस्यता को नहीं बढ़ाना। तो फटाफट इसका आंसर दे दे गाइस। तो चलिए इसका जो आंसर है वो हम देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो है अंतर क्षेत्रीय संयोजन सुधारना, यानी 2007 में जो नई दिल्ली में आयोजित 14वें सार्क शिखर सम्मेलन में जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था वो था अंतर क्षेत्रीय संयोजन सुधारना। तो चलिए थोड़ा सा डिटेल्स में इसमें समझने का प्रयास करते हैं। जो सार्क है वो उसका जो फुल फॉर्म है उसमें बोलते हैं साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो शॉर्ट में ये सार्क हो जाता है, जिसे हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहा जाता है। इसकी जो स्थापना है वो 8 दिसंबर 1885 को ढाका में सार्क पर हस्ताक्षर करने के बाद किया गया था। तो कब हुई थी इसकी स्थापना? 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। ये दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग का विचार सर्वप्रथम नवंबर 1980 में सामने आया था और 7 संस्थापक देशों जिनमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका के विदेश सचिवों के परामर्श के बाद इनकी प्रथम मुलाकात अप्रैल 1981 में कोलंबिया में हुई थी। अफगानिस्तान वर्ष 2005 में इसमें आयोजित हुए 13वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में इसका सदस्य बना हुआ था, जो सार्क का सबसे नया सदस्य है। और इस संगठन का जो मुख्यालय एवं सचिवालय है वो नेपाल के काठमांडू में स्थापित किया गया है। वर्तमान में सार्क के कुल 9 पर्यवेक्षक सदस्य देश भी हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार एवं संयुक्त राज्य अमेरिका सम्मिलित हैं। तो गाइस यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है संयुक्त राष्ट्र की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर आधारित है। आप लोग क्वेश्चन फिर से पढ़ सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की सामूहिक सुरक्षा जो है, जितने भी संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं उनकी जो सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था है वो निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए है सभी एक के लिए, एक सभी के लिए। ऑप्शन बी है युद्धरत सिद्धांतों के विरुद्ध एक तरफा प्रतिबंध लगाना। ऑप्शन सी है बड़ी या प्रमुख शक्तियों द्वारा सुरक्षा बनाए रखना। और ऑप्शन डी है साम्य की स्थिति द्वारा शक्ति का संतुलन बनाए रखना। तो चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है वो सभी एक के लिए और एक सभी के लिए, यानी संयुक्त राष्ट्र की जो सामूहिक व्यवस्था है, इसके जितने भी सामूहिक सदस्य हैं, अगर इनके ऊपर कोई एक
किसी तरीके की विपत्ति या किसी तरीके की परेशानी आती है तो वो सभी के लिए आती है, यानी सभी उसका मिलकर सामूहिक रूप से सामना करेंगे। तो इसलिए इसका जो सिद्धांत है वो सभी एक के लिए और एक सभी के लिए। तो चलिए थोड़ा सा संयुक्त राष्ट्र परिषद के ऊपर बात कर लेते हैं। इसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग यानी कि यूएनएससी भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाइयों में से एक है, जिसका गठन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1945 में हुआ था। सुरक्षा परिषद के कुल 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन हैं। मूल रूप से सुरक्षा परिषद में 11 सदस्य हैं, जिसे वर्ष 1965 में बढ़ाकर 15 कर दिया गया था। यानी जो सुरक्षा परिषद के पहले तो जब सुरक्षा परिषद का गठन हुआ था उस वक्त 11 सदस्य इसके हुआ करते थे, लेकिन 1965 में इसे बढ़ाकर 15 सदस्यों की संख्या कर दी गई। इन अस्थायी सदस्य देशों के अलावा 10 अन्य देशों को 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में भी सुरक्षा परिषद में शामिल किया गया है। यानी कि 5 सदस्य जो हैं इसमें अस्थायी रूप से रहते हैं और 10 सदस्य जो है वो अस्थायी रूप से रहते हैं। और स्टूडेंट, जो सुरक्षा परिषद है उसके जो अस्थायी सदस्य हैं उनके पास वीटो का अधिकार होता है, लेकिन जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनके पास किसी तरीके का कोई भी वीटो का अधिकार नहीं होता। इन देशों की सदस्यता दूसरे विश्व युद्ध के बाद के शांति संतुलन को प्रदर्शित करते हैं। हाल ही में भारत जो था वो 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत वर्ष 2021-22 के बीच सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। तो गाइस, वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नए वीडियो में और भी ढेर सारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो।